हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वोकैबशाला। और नए आए हैं तो वेलकम टू वोकैबशाला। ए टू जेड सीरीज चल रही है सिनोनिम्स की। 11 क्लासेस हम देख चुके हैं। दिस इज़ द 12th वन। थोड़ा सा बैकग्राउंड, यहाँ पे हम ब्लैक बुक, जयदीप सर की बुक और एसपी बख्शी और उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स इंक्लूड करते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी बुक पढ़ते हैं तो दिस इज़ द डेस्टिनेशन फॉर यू। यहाँ पे आपको बहुत होलसम कंटेंट मिलता है। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट और है। जो क्लास अब तक शाम को हुआ करती थी, 6 बजे आया करती थी, अब वो सुबह 10 बजे आएगी। तो प्लीज़ डू जॉइन मी एट 10 AM एवरी डे एक्सेप्ट फॉर संडेज़। या फिर कोई और छुट्टी होगी तो वो भी अनाउंसमेंट वो कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा चैनल पर। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला वर्ड देखो, कैरल। कैरल क्या होता है? कोई गाना, ठीक है, जॉयफुल सॉन्ग। आपने क्रिसमस कैरल ऐसे सुना होगा, है ना? ये क्रिसमस पर गाया जाता है, खुशियों का गीत मान लीजिए, उसे आप कैरल कहते हैं। जैसे आप फोटो में भी देख रहे हो ना, गाना गा रहे हैं लोग। तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो हाइम है। हाइम क्या होता है? बेसिकली ये ना भजन होता है, ठीक है, रिलीजियस सॉन्ग और पोएम टू प्रेज गॉड। फिर आप नॉर्मल सॉन्ग भी बोल सकते हो आप। हाँ, सॉन्ग तो आप जानते हैं। एंथम कह सकते हो। एंथम क्या होता है? राष्ट्रगान टाइप होता है ना, गान बोल सकते हो आप। हाँ, फिर मेलेडी हो गया। मेलेडी हो गया। मेलेडी भी संगीत है एक तरह की, उसमें शब्द भी हो सकते हैं या फिर सिर्फ म्यूज़िक भी हो सकता है मेलेडी में। चलो एग्जाम्पल में देखते हैं। द चिल्ड्रन सैंग अ ब्यूटिफुल कैरल एट क्रिसमस पार्टी। क्रिसमस पार्टी पर बच्चों ने एक बहुत ही खूबसूरत सा कैरल गाया है। द चर्च क्वायर परफॉर्म्ड अ हाइम फॉर द कॉन्ग्रीगेशन। चर्च का जो क्वायर है, क्वायर ना एक ग्रुप होता है, सिंगिंग ग्रुप होता है, ठीक है। उन्होंने एक हाइम परफॉर्म किया फॉर द कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? सभा, जहाँ पर सारे भक्तजन जो हैं वो मिले हैं, उसे कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। शी कंपोज्ड अ सॉन्ग फॉर हर स्कूल इवेंट। उन्होंने अपने स्कूल के इवेंट के लिए गाना तैयार किया। नेशनल एंथम वॉज प्लेड एट द सेरेमनी। द मेलेडी ऑफ कैरल फिल्ड द हॉल विद जॉय। चलिए आसानी है ये, आगे बढ़ जाते हैं। कार्प। कार्प क्या होता है? कार्प होता है कंप्लेन करना, ठीक है जी। नोटिस में लाना, छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना, ठीक है जी। तो इसके लिए पहला वर्ड तो यही हो गया, कंप्लेन। हाँ, फिर क्रिटिसाइज हो गया, क्रिटिसाइज। फिर ग्रम्बल हो गया और निप्टिक हो गया। सारे ही अलग वर्ड हैं। ऑल्दो हमने पिछली क्लास में भी ऐसा एक वर्ड देखा था, वहाँ पे बड़ा अच्छा शब्द था, एक क्विबल नाम का, ठीक है, वो यहाँ पे मिसिंग है। और कार्पिंग, कार्पिंग तो खैर कार्प यहीं पर है, ठीक है, कार्पिंग ये था। तो क्विबल वर्ड बड़ा अच्छा था। और फॉल्ट फाइंडिंग उसमें डाल रखा था, फॉल्ट फाइंडिंग ऐसे करके, ठीक है। तो वो का आप क्विबल डाल दो यहाँ पे। तो कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज करना, ग्रम्बल करना या निप्टिक करना, एक एक करके देखते हैं। कंप्लेन तो आप जानते ही ना, शिकायत करना। क्रिटिसाइज आलोचना करना। ग्रम्बल क्या है? ग्रम्बल होता है किसी को कुछ ना कड़वा बोल देना, बैड टेम्पर्ड वे में किसी की बुराई करना, कंप्लेन करना, बड़बड़ाना बेसिकली। निप्टिक क्या है? निप्टिक होता है छोटी छोटी बात पर गलती निकालना, वो होता है निप्टिक, ठीक है। छोटी छोटी बात पर आप क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं तो वो निप्टिक है। चलो एग्जाम्पल में देखते हैं। शी ऑलवेज कार्प अबाउट हर कलीग्स मिस्टेक। वो अपने कलीग के मिस्टेक के लिए हमेशा ही चिड़चिड़ करती रहती है। ही टेंड्स टू कंप्लेन व्हेन थिंग्स डोंट गो हिज वे। सिंपल है ये तो, उनके अनुसार काम नहीं होता तो वो कंप्लेन करते हैं। द क्रिटिक कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज द न्यू मूवी। नई एक मूवी आई है, उसको क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं उसकी। स्टॉप ग्रम्बलिंग ओवर ट्रिवियल इशूज़। छोटी छोटी बातों पर बड़बड़ाना बंद करो, ग्रम्बलिंग करना बंद करो। पेरेंट्स ऑफन निपटिक अबाउट द चिल्ड्रंस होमवर्क। जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं और बोलते हैं बच्चों को, ठीक है, निपटिक करते हैं। चलिए अगला शब्द देख लेते हैं, कार्पिंग। पिछला जो शब्द था वहीं से आया है। इसके लिए फॉल्ट फाइंडिंग है, नैगिंग है, फिर क्रिटिसिज्म है और क्विबलिंग है। देखो क्विबलिंग यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये सारे शब्द हैं। तो देखते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग तो दोष निकालना, सिंपल हो गया। नैगिंग क्या है? चिड़चिड़ा उपदेश देना, नैगिंग करना, ठीक है जी, जैसे ये टीचर बच्चे को दे रही हैं। फिर क्रिटिसिज्म क्या है? आलोचना। क्विबलिंग क्या है? छोटी छोटी बातों को पकड़ करके ना उसको कंप्लेन करना, वो क्विबलिंग है। जैसे हमने निप्टिक देखा, निप्टिक। बहुत सारे वर्ड इकट्ठे हो गए, आप ना एक जगह लिख लो इनको अपने नोट्स में, एक जगह सारे शब्दों को लिख लो। चलो, हिज कार्पिंग बिहेवियर इरिटेटेड एवरीवन इन द ऑफिस। उनका
छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने वाला बिहेवियर सभी को इरिटेट करता है। टीचर्स फॉल्ट फाइंडिंग अनॉयड द स्टूडेंट्स। कॉन्स्टेंट नैगिंग क्रिएट्स अ नेगेटिव एटमॉस्फेयर। घर में अगर ऐसा माहौल हो कि आपको बार बार डांट पड़ रही है, बार बार कंप्लेन कर रहा है कोई ना कोई, तो नेगेटिव माहौल लगता है ना। द मैनेजर फेस्ड हार्श क्रिटिसिज्म फ्रॉम हिज टीम। मैनेजर को अपनी ही टीम की क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी, ठीक है, आलोचना। स्टॉप क्विबलिंग ओवर माइनर डिटेल्स ड्यूरिंग डिस्कशन। सिंपल हो गया जी। चलिए अगला देखते हैं। वर्ड है कैरियन। कैरियन, इसके लिए हमने लास्ट क्लास में ही कारकेस ये वर्ड देखा है। कारकेस या कारकेस। क्या होती है कारकेस? देखा ना, क्या होती है? डेड बॉडी होती है एनिमल की। और कैरियन क्या है? सड़ा हुआ मांस या मृत जानवर का मांस। डेड और डिकेइंग फ्लैश ऑफ एनिमल, उसको आप कैरियन कहते हैं। कारकेस, कारकेस जो है वो डेड बॉडी है, वो कुछ भी हो सकता है, तो इसको आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कॉर्प्स, कॉर्प्स से हमने देखा था मनुष्य का शव होता है, तो बहुत बिल्कुल सेम नहीं है लेकिन हाँ मिलता है। रिमेन्स हो गए अवशेष। और कैडेवर, कैडेवर क्या है? कोई अगर डेड बॉडी रखी गई है मेडिकल स्टडी के लिए, डाइसेक्शन वगैरह के लिए, तो उसे आप कैडेवर कहते हैं, कैडेवर। देखते हैं। वल्चर्स फीड ऑन कैरियन इन द फॉरेस्ट। गिद्ध जो हैं वो कैरियन पर जीवित रहते हैं। द अबैंडन्ड काउ बिकेम अ कारकेस विद इन डेज। एक गुमी हुई गाय है, वो कुछ ही समय में कारकेस बन गई है। द कॉप्स वॉज डिस्कवर्ड नियर रिवर, ये पहले भी देखा हमने। हंटर्स अवॉइडेड द रिमेन्स लेफ्ट बाय प्रेडिटर्स। मतलब हंटर जो है वो हंटिंग करने गए, लेकिन उन्होंने वो रिमेन्स नहीं उठाए, रिमेन्स यानी अवशेष नहीं उठाए जो जंगली जानवरों ने खाकर छोड़ दिए थे। द कैडेवर एमिटेड अ फाउल स्मेल, मतलब कि एक शव है वह, उसमें से बदबू आने लगी है। चलिए देख लेते हैं कैस्केड क्या होता है। कैस्केड का ना एक मतलब तो होता है झरना, और एक होता है लगातार किसी चीज़ का गिरना, यानी कि समथिंग फॉलिंग इन स्टेजेस, किसी का गिरते जाना नीचे एक 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 करके, वो भी कैस्केड होता है। तो कैस्केड के लिए वाटरफॉल तो एक सिंपल हो गया, फिर फ्लो हो गया, और टॉरेंट और रश, ये सारे वर्ड्स हैं, एक एक करके देखते हैं। अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से पानी नीचे गिरता है वो वाटरफॉल होता है। फ्लो क्या है? इन द स्टडी मूवमेंट ऑफ लिक्विड इन वन डायरेक्शन, बहाव। टोरेंट क्या है? टोरेंट भी ना एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर है, बहुत तेज़ी से जलधारा बहती है ना, उसको आप टोरेंट बोलते हैं। रश हो गया तेज़ी से बहना या दौड़ना, तो इसको आप पानी से रिलेट कर लो, या कोई जानवर भाग रहा है रश कर रहा है, या कोई इंसान भाग रहा है तो उससे रिलेट कर लो। चलो एग्जाम्पल देख। द टूरिस्ट्स एडमायर ब्यूटीफुल कैस्केड इन द माउंटेन, ठीक है। अ स्मॉल वाटरफॉल फ्लोड जेंटली इनटू द लेक, ठीक है। वाटरफॉल है वो धीरे धीरे से लेक में एंटर कर रहा है। वाटर रश डाउन द रॉक्स इन अ टोरेंट, पानी जो है वो रश कर रहा है कहाँ पे? एक टोरेंट में, ठीक है जी, टोरेंट में। टीयर्स फ्लोड इन अ रश आफ्टर द सैड न्यूज़, एक बुरी खबर आई उसके बाद आंसुओं की धारा बहने लगी। द कैस्केड ऑफ फ्लावर्स डेकोरेटेड द ब्यूटिफुल स्टेज, ब्यूटिफुल स्टेज को कैस्केड ऑफ फ्लावर्स ने सजाया था, मतलब वो ऐसे लड़ियों की वे में लगे थे फ्लावर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ड है कसीनो। कसीनो होता है जुआ खाना, सिंपल। तो उसके लिए क्या क्या वर्ड हो सकते हैं? आप कह सकते हैं गैम्बलिंग हाउस, गैम्बलिंग हॉल, क्लब, या फिर रिजॉर्ट। हालांकि बहुत अच्छे नहीं है ये शब्द, लेकिन गैम्बलिंग से आप बना सकते हैं, गैम्बलिंग हाउस या गैम्बलिंग हॉल से, ठीक है जी। तो देखते हैं क्या क्या है ये। दे विजिटेड अ कसिनो ड्यूरिंग वेकेशन, छुट्टियों में वे एक कसिनो गए। द गैम्बलिंग हाउस वॉज बसलिंग विद एक्टिविटी, वहाँ पे गैम्बलिंग हाउस में ना शोरगुल था, बसल था, एक्टिविटी हो रही थी लगातार। गैम्बलिंग हॉल वो तो सेम ही हो गया। क्लब ऑर्गेनाइज्ड अ फन नाइट विद गेम्स एंड म्यूजिक, ये भी सिंपल हो गया। चलिए दिस इज़ नॉट दैट गुड, रिजॉर्ट जो है ना वो उतना अच्छा भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ड है कैस्केट। कैस्केट क्या होता है? देखिए कैस्केट ना एक डिब्बा है जिसमें आप वैल्यूएबल चीज़ें रखते हैं, या फिर ताबूत होता है ना जहाँ पर जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है, वो ताबूत भी कैस्केट कहलाता है। अच्छा, ये ताबूत के लिए जो एक्चुअल वर्ड है वो है कॉफिन। कॉफिन, कॉफिन वो डब्बा है जिसके अंदर मृतक के शरीर को रखा जाता है, ठीक है। फिर एक वर्ड है चेस्ट। चेस्ट जो होता है वो डब्बा है, अ लार्ज स्ट्रॉन्ग बॉक्स फॉर स्टोरिंग वैल्यूएबल्स, बहुत बड़ा डिब्बा है संदूक टाइप का, उसको आप चेस्ट बोलते हो। फिर बॉक्स तो सिंपल हो गया, और एक केस है।
केस भी सिंपल हो गया, केस भी आप किसके लिए, सूट केस बोलते हैं ना, छोटे से ब्रीफ केस, सूट केस, केस होता है ना, वो भी एक डब्बा होता है। द एंटीक कैस्केट कंटेन रेयर ज्वेलरी, एंटीक कैस्केट के अंदर बहुत ऐसी ज्वेलरी है जो पाई नहीं जाती। दे प्लेस्ड वैल्यूएबल इन वुडन चेस्ट, द कॉफिन वॉज ब्यूटिफुली कार्व्ड for the funeral. The jewelry box was hidden under the bed. A small case held the medals safely. एक स्मॉल केस में मेडल्स को संभाल कर रखा गया था। चलिए अगला शब्द देखेंगे, कसेट। कसेट तो आप जानते ही हैं ना, इसको कसेट बोलते हैं, जो अभी ज़माने में नहीं मिलती है कसेट, पहले तो बहुत मिलती थी। तो इसके लिए टेप एक वर्ड है, टेप, ऑडियो टेप सेम ही हो गया एक्चुअली, ये तो म्यूज़िक टेप ये भी, और एक रिकॉर्डिंग। तो टेप याद कर लो, रिकॉर्डिंग याद कर लो, ठीक है। नए बच्चों को नहीं पता है, वैसे बड़े जो हैं उनको तो पता ही होगा। ही लिसन टू फेवरेट सॉन्ग्स ऑन कसेट, पहले कसेट्स में ही गाने सुनते थे। ओल्ड टेप कंटेन क्लासिकल म्यूजिक। हर देखो बाकी तो सिंपल ही हैं। टीचर प्लेड द रिकॉर्डिंग फॉर द स्टूडेंट, रिकॉर्डिंग चला दी टीचर ने। चलिए अगले पे आ जाते हैं, कैटलॉग। कैटलॉग एक सूची है, ठीक है जी, व्यवस्थित रूप से चीज़ों को रखने के लिए एक सूची है। जैसे कि आप घर में पेंट कराते हैं ना, तो पेंट वाले जो भैया होते हैं, जो हार्डवेयर शॉप वाले होते हैं, वो आपको ऐसे पैम्फलेट दे देते हैं, वो कैटलॉग है, कलर का कैटलॉग है वो एक्चुअली, ठीक है। तो इसके लिए लिस्ट कह सकते हो, इन्वेंटरी कह सकते हो, डायरेक्टरी कह सकते हो, और रजिस्टर कह सकते हो। बहुत अच्छे शब्द नहीं है पर ठीक है, काम चल सकता है। द लाइब्रेरी हैज़ कैटलॉग ऑफ ऑल द बुक्स, लाइब्रेरी में जो किताबें हैं उनका ज्ञान, उनकी जानकारी कहाँ लिखी होगी, कैटलॉग में। ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ नेसेसरी सप्लाई, उन्होंने एक लिस्ट बनाई। द शॉपकीपर अपडेटेड द इन्वेंटरी ऑफ हिज स्टोर। देखिए ये क्या बात हुई, ये तो कुछ लेना देना भी नहीं है कैटलॉग से, बहुत थोड़ा सा है रिजेम्बलेंस। कैसे, शॉपकीपर ने क्या किया, इन्वेंटरी ना एक लिस्ट है, स्टोर की लिस्ट है। इन्वेंट्री एक्चुअली ना वो सामान होता है जो स्टॉक में रखा हुआ है, उसको इन्वेंट्री कहते हैं। तो इस लिस्ट को भी उन्होंने इन्वेंट्री बोल दिया है कि स्टोर में जो भी इन्वेंट्री मौजूद है, जो नहीं है, उसकी उन्होंने एक लिस्ट बनाई। तो वो एक तरह से कैटलॉग हो गया। द कंपनी पब्लिश्ड अ डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज़। डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब सारे एम्प्लॉयज़ की जानकारी एक बुकलेट के अंदर लिखी गई है। स्कूल कीप्स अ रजिस्टर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। चलिए बहुत कमाल की नहीं है ये, ओके ओके थे सारे वर्ड्स, बट स्टिल आप एसएससी को जानते नहीं है ना, कुछ भी डाल देते हैं वो लोग, तो ध्यान रखिए। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट एक इंसान भी हो सकता है और एक ना तत्व भी हो सकता है, मतलब सब्सटेंस भी हो सकता है। इंसान कैसे होगा, वो ना थोड़ा प्रेरक टाइप का होगा, मतलब अगर वो कुछ बोले और आपके अंदर कोई स्पार्क जाग जाए, मतलब कुछ करने के लिए, या उनकी बात से आपको इंस्पिरेशन महसूस हो, तो वो इंसान आपके लिए कैटलिस्ट हो सकते हैं। सेम ही एक ना सब्सटेंस होता है, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसे एक्ट करता है कि वो खुद तो इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन में, लेकिन रिएक्शन की गति को बढ़ा सकता है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, वह तत्व जो किसी परिवर्तन को तेज करता है उसे आप कैटलिस्ट बोलते हैं। ये ना हमारे बॉडी के अंदर जो खाना पचाने की जो प्रक्रिया होती है ना, डाइजेशन में, उसमें एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, और केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट होती हैं। पढ़ा होगा आपने साइंस में, अगर साइंस पढ़ी होगी तो। देखो स्टिम्युलस, स्पार्क, मोटिवेटर और इंस्टिगेटर। स्टिम्युलस वर्ड जो है ना, वो साइंटिफिक भी हो सकता है और वो ना ह्यूमंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। प्रेरणा देने वाली या वृद्धि बढ़ाने वाली वस्तु, समथिंग दैट एनकरेजेस एक्टिविटी और ग्रोथ, जो एक्टिविटी को बढ़ा दे और ग्रोथ को बढ़ा दे। तो मतलब अगर मैं आपको एग्ज़ाम से पहले आपसे बात करूं और आपका पढ़ने में ज़्यादा मन लग जाए, तो दैट वुड, माई कॉन्वर्जेशन वुड क्रिएट अ स्टिम्यूलस इन यू, ठीक है। स्पार्क भी कुछ ऐसा ही है कि आप किसी कार्य के लिए अपनी भावना को एकदम से चिंगारी जागे आपके अंदर, है ना। ट्रिगर हो जाओ, आप ट्रिगर हो जाओ कि ये तो करना ही है, वो स्पार्क हो गया। मोटिवेटर क्या है, आप जानते ही हो ना, जो आपको इंस्पायर करे, ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई चीज़, कोई घटना वो आपको इंस्पायर करे, तो वो मोटिवेटर हो गया। अच्छा ये वर्ड देखो, इंस्टिगेटर। इंस्टिगेटर कौन है, ये वो है जो आपके अंदर कोई एक्शन को प्रोवोक करे। प्रोवोक करना मतलब उकसाना, या इनिशिएट करे यानी शुरुआत करना। ज़्यादातर ना ये नेगेटिवली यूज़ होता है, ट्रबल इंस्टिगेट होता है एक्चुअली, लेकिन यहाँ देखते हैं हमने कैसे यूज़ किया है। हर स्पीच एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर सोशल रिफॉर्म। उनकी जो स्पीच थी ना, उससे क्या हुआ कि जो सामाजिक रिफॉर्म की हमें ज़रूरत थी, वो कैटलिस्ट की तरह काम आई,
ठीक है जी। हो सकता है ना बहुत सारी चीज़ें हम नज़रअंदाज करते हैं। कोई अगर बता देता है कि देखो ये गलत हो रहा है देश में, तो आपको पता चल गया, नाउ इट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर यू। ठीक है। द न्यू लॉ सर्व्ड एज अ स्टिम्युलस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। एक नया लॉ आया है और वो इकोनॉमिक ग्रोथ को एकदम बढ़ावा देगा, तो वो उसके लिए स्टिम्युलस है। ठीक है। द एनकरेजमेंट वॉज द स्पार्क दैट मोटिवेटेड द टीम। एनकरेजमेंट क्या है, सॉरी हिज एनकरेजमेंट, उनका जो एनकरेजमेंट था, जो भी उन्होंने बोला, उससे टीम में एक चिंगारी लग गई। टीचर्स कैन बी मोटिवेटर्स फॉर यंग स्टूडेंट्स, ईजी है ये तो। द प्रोटेस्ट बिकेम एन इंस्टिगेटर फॉर पोलिटिकल चेंज। एक प्रोटेस्ट हुई, उससे क्या हुआ, आपको अपनी देश की राजनीति बदलनी थी, तो वहाँ से वो इंस्टिगेट हो गया, एकदम से शुरू हो गई वो चीज़। चलिए, अगला वर्ड है कॉशन। कॉशन क्या होता है, सावधानी। ठीक है, सावधानी, खतरे या गलती से बचने के लिए ध्यान रखना, वो कॉशन है। मतलब बी कॉशियस बोलते हैं ना, बी कॉशियस माने ध्यान रखो कुछ गड़बड़ ना हो। देखिए ये साइन भी जो है ना, ये क्वेश्चन साइन है एक्चुअली। तो इसके लिए आप केयर यूज़ कर सकते हैं कि ध्यान रखो। प्रूडेंस, प्रूडेंस हमने पिछली क्लास में भी देखा ना, बुद्धिमत्ता। या फिर आगे आने वाली जो भी खतरा है उसके लिए पहले से पहले आप सतर्क रहें, वो भी प्रूडेंस होगा। अलर्टनेस सेम हो गई, अलर्ट हैं, सावधान हैं आप। और विजिलेंस, विजिलेंस भी होता है एकदम चौकस रहना। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ड्राइव विथ कॉशन ऑन स्लिपरी रोड। स्लिपरी रोड पर आप चल रहे हैं तो ध्यान दीजिए। हाँ, यूज़ केयर व्हेन हैंडलिंग फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स। नाजुक चीज़ों को हैंडल करते हुए ध्यान रखिए। प्रूडेंस इज़ नेसेसरी इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। दूरदर्शिता ज़रूरी है, सावधानी बरतनी ज़रूरी है, किसके लिए, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पैसा लगाते हैं तो। अलर्टनेस हेल्प द गार्ड प्रिवेंट थेफ्ट। गार्ड बिल्कुल अलर्ट थे, चौकस थे, और वो उन्हें चोरी होने वाली थी उसको वो रोक पाए। टीचर एडवाइज द विजिलेंस विल वाइल क्रॉसिंग द बिजी स्ट्रीट। ठीक है जी, ये तो आसान ही है, बच्चों वाला सेंटेंस है। चलो, कैवेलियर। कैवेलियर देखिए क्या है, देखिए कैवेलियर ना एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा। हाँ, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, उसका एटीट्यूड भी हो सकता है। कैसा एटीट्यूड है, लापरवाह है। पहली बात तो वो सीरियस नहीं है किसी चीज़ को लेके, कोई चिंता नहीं है, जो हो रहा है हो। अच्छा, घमंडी भी हो सकता है, घमंडी भी हो सकता है। देखिए कैसे यूज़ किया है, हिज कवेलियर एटीट्यूड टूवर्ड्स डेडलाइन अनॉयड हिज मैनेजर। उनका ना एटीट्यूड डेडलाइन को लेकर बड़ा लापरवाह था, तो मैनेजर साहब बहुत ही परेशान थे उनसे। ठीक है जी, कैसा था, कैवेलियर था, कैवेलियर। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, कैजुअल बोल सकते हैं। कैजुअल बोल सकते हैं, क्यों, रिलैक्स्ड एंड अनकंसर्न्ड, आराम से हैं जी, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। केयरलेस बोल सकते हैं, यानी कि लापरवाह। हॉटी, हॉटी कहाँ से आया भाई, घमंडी के लिए है। ओके, यानी कि जो पर्सन एरोगेंट होगा ना उसके लिए है। देखो अगला वर्ड तो है ही एरोगेंट। एरोगेंट के अंदर जाकर देख लेना, बहुत सारे घमंडी के लिए मिल जाएंगे। कंसीटेड मिल जाएगा, हॉटी यहाँ पे लिखा है, एरोगेंट हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं घमंडी के लिए। चलो एग्जाम्पल्स की बात करें तो शी वॉज कैजुअल अबाउट मिसिंग द मीटिंग। उनकी मीटिंग मिस हो गई है, वो बड़ा आराम से थी फिर भी। द केयरलेस वर्कर ब्रोक द फ्रेजाइल इक्विपमेंट। बहुत ही नाजुक इक्विपमेंट था, फ्रेजाइल इक्विपमेंट था, उस केयरलेस वर्कर ने उसे तोड़ दिया। द हॉटी प्रिंस इग्नोर द पुअर विलेजर्स। एक राजकुमार हैं जो काफ़ी घमंडी हैं, तो उन्होंने क्या, गरीबों को इग्नोर किया है। हिज एरोगेंट रिमार्क ऑफेंडेड एवरीवन एट द टेबल। चलिए, बहुत ऐसे सेंटेंस देखे हमने। केव क्या है, गुफा होती है जी। पहाड़ी या चट्टान में एक खोखली जगह होती है। अ हॉलो प्लेस इन द ग्राउंड, स्पेशली इन अ हिल साइड और क्लिफ। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, केव बोलते हैं। इसके लिए वर्ड्स देखते हैं, ग्रोटो, केवर्न, हॉलो और डेन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखें। ग्रोटो क्या है, अ स्मॉल केव, पिक्चर्स होती है, देखने लायक, बहुत ही खूबसूरत, ऑफन आर्टिफिशियल और डेकोरेटिव। ठीक है जी, छोटी सी सुंदर गुफा, ज़्यादातर ये आर्टिफिशियल हो सकती है। ठीक है, ग्रोटो, ग्रोटो ऐसी जगह, ऐसी गुफा जो बड़ी सुंदर है। केवर्न क्या है, केवर्न होता है एक बहुत ही बड़ा और गहरा गड्ढा या गुफा अर्थ में, डीप केव इन अर्थ, केवर्न। ये वर्ड अच्छा है, हाँ बिल्कुल मेल खाता हुआ है, इसको याद कर लो। केव, केवर्न, केव ही लिखा हुआ है आगे एक्चुअली इसमें। हॉलो, हॉलो क्या है, खोखलापन है ना, छोटी गुफा जैसा स्थान, इसको आप हॉलो बोल सकते हो। और डेन क्या होता है, डेन होता है बिल या गुफा ही होता है,
कुछ जानवर डेन में रहते हैं, जैसे शेर जो है ना उसका डेन होता है। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उनका घर या लायर, ये एक और वर्ड डेन के लिए ही है। चलिए, एक्सप्लोरर्स डिस्कवर्ड अ हिडन केव इन द फॉरेस्ट। एक्सप्लोरर जो थे उन्होंने फॉरेस्ट में एक छुपी हुई गुफा को ढूंढ निकाला। द ग्रोटो वॉज इल्यूमिनेटेड बाय सनलाइट थ्रू एन ओपनिंग। चलिए, बैट्स लिव्ड इन द डार्क कैवर्न फॉर ईयर्स। एक डार्क कैवर्न है, अंधेरमई है, वहाँ लंबी गुफा है ना, क्या बोल रहे हैं, लार्ज डीप गुफा। तो जो लार्ज डीप केव है, कैवर्न उसे कह रहे हैं, वहाँ तो सनलाइट जाती नहीं होगी, तो वहाँ पे आराम से क्या बैट्स रह सकते हैं ना, बैट्स रह सकते हैं। द हॉलो इन द ट्री वॉज होम ऑफ आउल्स। उल्लू जो हैं वो ट्री के अंदर एक हॉलो स्पेस बनाकर रहते हैं, ठीक है। एक तरह से गुफा है, बहुत अच्छा नहीं है ये, पर चलो। द फॉक्स रिटर्न टू इट्स डेन आफ्टर हंटिंग। शिकार से वापस आने के बाद जो लोमड़ी थी वो अपनी डेन में पहुंची। चलिए, अगला वर्ड है कैविटी। कैविटी क्या है? खोखली जगह, सिंपल है। खोखली जगह जो है उसे आप कैविटी कहते हैं। दांतों में अक्सर कैविटी लग जाती है ना, कैविटी हो जाती है, क्या होता है, खोखलापन आ जाता है, वहाँ से दांत बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अब क्या है, सिर्फ खोखली जगह है, उसे आप कैविटी बोलते हैं। तो इसके लिए आप कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? एक हो गया होल, एक हॉलो, एक गैप और एक डिप्रेशन। एवरेज से ही वर्ड है, चलो देख लेते हैं। डेंटिस्ट फिल्ड द कैविटी इन माई टूथ। दांत वाले डॉक्टर होते हैं ना, डेंटिस्ट, उन्होंने मेरे टूथ में लगी कैविटी को भर दिया। देयर वॉज अ होल इन द ओल्ड वॉल। चलो, ये तो कुछ काम की नहीं लग रही मुझे। द हॉलो इन द ट्री वॉज होम टू बर्ड्स। पिछले ही स्लाइड में ये सेम एग्जाम्पल था। द गैप इन द फेंस अलाउड द डॉग टू एस्केप। वाटर कलेक्टेड इन डिप्रेशन ऑन द ग्राउंड। पानी जो है वो डिप्रेशन, एक गड्ढे में भर गया है। चलो, ये हैं तो कहने को सिनोनिम, लेकिन बिल्कुल सटीक नहीं बैठते, कहीं कुछ टकर जाए तो ध्यान रखना। ओके, चलो अगला है कॉ। कॉ क्या है? कौवे की आवाज़। कौवा जो काँव काँव करता है उसको काव बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वैसे कोई ख़ास अच्छे मुझे वर्ड लगे नहीं थे, पर इतने बुरे भी नहीं है, इसलिए मैंने ये स्लाइड डाल दी। आई एम वेरी ऑनेस्ट टू यू गाइज। मैंने बहुत सारे इसमें वर्ड इसमें इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि मैंने देखा है एसएससी अजीबो गरीब अतरंगी वर्ड्स कब उठा कर ले आए ना, किसी को पता नहीं है। तो अगर वीडियो लेक्चर्स के अंदर आप सुन भी लेते हैं ना उनको, आप मतलब भी समझ जाते हो, आप काव का मतलब भी समझते हो ना आज की क्लास से, और ये आ गया, इसका सिनोनिम पूछ लिया, तो उसकी जगह आपने स्कॉक मान लो वहाँ पे आपको मिला। स्कॉक का मतलब क्या होता है पता है? बहुत हार्श आवाज़ में कोई बर्ड अगर चिल्लाता है ना तो उसे स्क्वॉक बोलते हैं, ठीक है। कर्कश आवाज़ निकालना, खासकर बर्ड्स ऐसा करती हैं, स्क्वॉक करती हैं। तो काव की जगह स्क्वॉक लिख दोगे ना वहाँ पे, बल्ले बल्ले है ना फिर तो, है ना। वोकैबुलरी आपने पढ़ ली, तो जो सवाल के आंसर हैं, जो आपको मार्क्स मिलते हैं ना, वो मुफ्त के हैं, क्योंकि आपको सॉल्व कुछ करना नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में भी थोड़ा दिमाग लगाना होता है, इधर तो दिमाग नहीं लगाना, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। पता होना काफ़ी होता है। और आज की क्लास लेकर के आपको पता चल गया कि काव की जगह आप स्क्वॉक कर सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या वर्ड्स हैं। एक वर्ड इन्होंने क्राई दिया है, क्राई। क्राई तो मतलब रोना या ज़ोर से चिल्लाना है, ठीक है। फिर कॉल है, कॉल क्या है? शाउट कर रहे हैं, बुला रहे हैं किसको, उसके लिए कॉल है। स्क्रीच, स्क्रीच भी चिल्लाने के लिए। देखो, स्कॉक और स्क्रीच ये दोनों तो मुझे लग रहे हैं फिर भी अच्छे। क्या है ये? अ हाई पिच्ड अनप्लेजेंट क्राई, बहुत तेज़ी से चीखना होता है ना, वो स्क्रीच करना होता है, ठीक है। द क्रो काउड लाउडली इन द मॉर्निंग। कौवे जो थे वो सुबह सुबह काँव काँव कर रहे थे। द पैरट लेट आउट अ लाउड क्राई, तोता जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। सीगल्स स्कॉक नियर द बीच, बीच के पास में सीगल्स थे। सीगल्स क्या होते हैं? एक टाइप के ना समुद्री जानवर ही होते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे स्क्वॉक कर रहे थे, ठीक है, बहुत तेज़ चिल्ला रहे थे। द बर्ड्स कॉल टू ईच अदर फ्रॉम द ट्रीज, दे कॉल्ड, उन्होंने एक दूसरे को बुलाया। द आउल गेव अ सडन स्क्रीच एट नाइट, रात में अचानक से जो उल्लू है उसने स्क्रीच किया, बहुत तेज़ से चीखा। चलिए, अगला वर्ड है सीज। सीज होता है बंद करना, स्टॉप करना। और अगला देखो, सीज फायर। सीज फायर भी होता है युद्ध को विराम देना, रोक ही रहे हैं लेकिन युद्ध को। सीज तो बस रोक रहे हैं, कुछ भी रुक सकता है। इसके लिए वर्ड्स देखिए क्या है। एक है हॉल्ट, हॉल्ट भी होता है किसी चीज़ को एकदम रोकना, ब्रिंग टू स्टॉप, बंद करने के लिए। ये जो साइन आप यहाँ देख रहे हो ना, ये स्टॉप का साइन है, ठीक है। अच्छा, एक तो सिंपल स्टॉप हो गया, हॉल्ट, स्टॉप। एक हो गया टर्मिनेट। टर्मिनेट, टर्मिनेट भी होता है किसी चीज़ का अंत आ गया है, इसके आगे नहीं जा सकते, टर्मिनेट हो गया है।
और एक हो गया डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू मतलब जो भी चीज़ चल रही थी उसे कंटिन्यू करना बंद कर दीजिए। आप चल रहे थे तो आप रुक जाइए, हैं, इस तरीके से। चलो क्या बोल रहे हैं, द रेन फाइनली सीज्ड आफ्टर 3 days। 3 दिन तक बारिश होती रही और आखिरकार वो रुक गई है। द ट्रेन केम टू अ हॉल्ट एट द स्टेशन। स्टेशन पर रेलगाड़ी हॉल्ट पर आई, मतलब स्टॉप कर गई, वहाँ पे रुक गई। केम टू अ स्टॉप, केम टू अ स्टॉप। दे स्टॉप टॉकिंग व्हेन द टीचर एंटर्ड। जैसे ही टीचर आए वो रुक गए, बोलना बातें करना रोक दिया उन्होंने। द कंपनी डिसाइडेड टू टर्मिनेट द प्रोजेक्ट। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर देंगे, एंड कर देंगे। प्रोडक्शन वॉज डिसकंटिन्यूड ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड। चलिए आगे चलते हैं। सीज फायर, जैसे कि मैंने बताया, युद्ध विराम, ठीक है जी। ट्रूस, आर्मिस्टाइज, सस्पेंशन एंड हॉल्ट। देखो ये अच्छे शब्द लग रहे हैं और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ट्रूस क्या है, युद्ध विराम, और कैसे, एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज टू स्टॉप फाइटिंग फॉर अ टाइम। कुछ समय के लिए रुक गए हैं, युद्ध को विराम दे दिया है, ठीक है, वो है ट्रूस। फिर है आर्मिस्टाइज, अ फॉर्मल अग्रीमेंट टू एंड फाइटिंग इन अ वॉर। युद्ध समाप्ति का औपचारिक समझौता आर्मिस्टाइज है, आर्म्स को रोक दिया है, ठीक है जी। सस्पेंशन क्या है, किसी कार्य को अस्थायी रोक देना, अस्थायी रूप से रोक देना। तो अ टेम्पररी स्टॉप और डिले ऑफ एन एक्टिविटी। हॉल्ट जो है वो रोक देना, कंप्लीटली बंद कर देना। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। द कंट्रीज अग्रीड टू सीज फायर फॉर पीस टॉक्स। शांति वार्ता के लिए कंट्रीज़ ने सीज़ फायर बोल दिया कि भाई अब नहीं लड़ रहे हैं, पहले बातें कर लेते हैं। बोथ साइड्स कॉल्ड फॉर ट्रूस टू नेगोशिएट। दोनों साइड्स ने थोड़े दिन के लिए युद्ध को रोक दिया ताकि नेगोशिएट, बातचीत हो पाए। द आर्मी एन आर्मिस्टाइज एंडेड दी बैटल टेम्पररीली। देखिए फॉर्मली बोल दिया है कि चलो लड़ाई को बंद करते हैं, तो बैटल बंद हो गई। फाइटिंग केम टू अ सस्पेंशन फॉर 24 आवर्स। द सोल्जर वर ऑर्डर टू हॉल्ट हॉस्टिलिटी। सोल्जर्स को ऑर्डर किया गया कि हॉस्टिलिटीज़ को रोक दो, जो भी बर्बरता पे आप उतरे हैं उसे रोक दो। चलो अगला वर्ड है सेलिबेसी। सेलिबेसी होती है ब्रह्मचर्य, और इससे अगला है सेलिबेट। सेलिबेट वो व्यक्ति है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। चलिए सेलिबेसी से शुरू करते हैं। एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस होता है परहेज करना। चेस्टिटी, प्योरिटी, प्योरिटी अपने आप प्योरिटी है। और कंटिनेंस, कंटिनेंस का मतलब होता है संयम, ठीक है जी। चलिए इसको पढ़ते हैं एक एक करके। एब्स्टिनेंस जैसे मैंने बताया कि आप परहेज कर रहे हैं, अगर करते आ रहे थे किसी चीज़ को आप त्याग कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है ब्रह्मचर्य की, मतलब विवाह और यौन संबंधों से दूर रहना, मतलब एब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिज एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप। संबंध नहीं बना रहे हैं, उस चीज़ से परहेज कर रहे हैं, तो एब्सटिनेंस, ठीक है जी। चेस्टिटी क्या है, संयम, शारीरिक या नैतिक पवित्रता। दो वर्ड हैं, एक तो है संयम मतलब पेशेंस है, और दूसरा क्या है, पवित्रता, प्योरिटी, मतलब आप किसी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं हुए हैं, तो प्योरिटी बोल दिया है। प्योरिटी शुद्धता, आप जानते ही हैं। कॉन्टिनेंस क्या है, सेल्फ रेस्ट्रेंट, स्पेशली रिगार्डिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़। जब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की बात हो रही है तो बिल्कुल अपने आप को रोका हुआ है, सेल्फ रेस्ट्रेंट, विशेषकर यौन संबंधों में नियंत्रण। चलिए ही चोज सेलिबेसी फॉर रिलीजियस रीजन्स। वो पूजा पाठ में लग गए हैं तो उन्होंने सेलिबेसी चूज़ करी, वो अब ब्रह्मचारी हैं। एब्सटिनेंस फ्रॉम एल्कोहल इम्प्रूव्ड हिज हेल्थ। उनकी हेल्थ अच्छी हो गई, क्यों, क्योंकि वो शराब से एब्सटिनेंस यानी एब्सटेन करते हैं। एब्सटेन करना मतलब परहेज करते हैं। शी मेंटेन चेस्टिटी अंटिल मैरिज। समझ गए आप, समझ जाओ ये बात, ठीक है। प्योरिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी इज़ वैल्यूड मैनी ट्रेडिशन। बहुत ट्रेडिशंस ऐसे हैं जिसमें प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी की हो चाहे माइंड की हो, ठीक है। कॉन्टिनेंस रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन। आप जब किसी चीज़ में संयम रख रहे हैं ना, तो उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट है। चलो सेलिब्रेट की बात कर लें। अनमैरिड बोला है, फिर क्या बोला है, चेस्ट बोला है, चेस्ट प्योर होता है। और एब्सटिनेंट, एब्सटिनेंट वही जो परहेज कर रहा है, और फिर प्योर, ये 4 वर्ड बोले हैं, कुछ नया नहीं है। अनमैरिड तो अविवाहित हो गया, चेस्ट जो संयमी है और बिल्कुल शुद्ध है, दूसरा एब्सटिनेंट परहेज करके बैठा है, संयमित है, ठीक है, परहेज करना। प्योर क्या है, प्योर है शुद्ध, सिंपल है। मॉन्क लिव्ड अ सेलिब्रेट लाइफ इन मोनेस्ट्री। साधु महात्मा तो चेस्टिटी ही फॉलो करते हैं, सेलिबेसी ही फॉलो करते हैं। ही रिमेन्ड अनमैरिड फॉर हिज स्पिरिचुअल पाथ,
क्योंकि वो पूजा पाठ में लग गए थे तो वो अनमैरिड रहे, अविवाहित रहे। शी चोज टू स्टे चेस्ट अंटिल मैरिज। ये भी पिछले ही बिल्कुल सेंटेंस की तरह है कि शादी से पहले तक वो प्योर बनी रही। एन एब्स्टिनेंट लाइफस्टाइल हेल्प्ड हिम फोकस ऑन स्टडीज़। एक परहेज़ी ज़िंदगी वो जी रहे थे, एब्स्टिनेंट लाइफस्टाइल है उनका, तो पढ़ाई पे बड़ा अच्छा फोकस था उनका। प्योरिटी इन थॉट एंड एक्शन डिफाइंड हिज लाइफ। थॉट और एक्शन दोनों में ही शुद्धता है, तो इस तरह की ज़िंदगी है उनकी। चलिए, वर्ड है सेलेस्टियल। सेलेस्टियल जो है वो आकाशीय या स्वर्गीय, अंतरिक्ष से कुछ संबंधित है, ठीक है, आउटर स्पेस से कोई चीज़ संबंधित है वो है। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं हेवनली, हेवनली, एस्ट्रल, फिर आप बोल सकते हैं डिवाइन और कॉस्मिक। सारे ही वर्ड बड़े ही अच्छे हैं। हेवनली, हेवनली जो होता है ना वो सेलेस्टियल, डिवाइन, रिलेटिंग टू हेवेंस, स्वर्गीय, आकाशीय, दिव्य। देखिए ये कौन सा प्लैनेट है, नहीं जानते हैं? सैटर्न। जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सैटर्न है ना ये, तो सैटर्न क्या है, एक हेवनली बॉडी है, मतलब कि वो दूसरे ही दुनिया में पाई जाती है। हम दुनिया में रहते हैं, कौन सी, पृथ्वी पे रहते हैं। हमसे जो अलग है वो हमारे लिए हेवन ही हो गया ना, तो एक तरह से वो है हेवनली बॉडी, ठीक है। एस्ट्रल क्या होता है, एस्ट्रल होता है तारों के बीच में कुछ। ये वर्ड जो है ना एस्टर, एस्टर जो वर्ड है यहाँ पे, एस्टर वर्ड देखो, ये स्टार्स से रिलेटेड है, स्टार्स। तभी आपने एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी इन सब में पढ़ा है, तारों की पढ़ाई, एस्ट्रोनॉमी। तो एस्टर जो वर्ड है वो तारों से रिलेटेड है, और अगर तारों के बीच में तैरता हुआ कुछ कुछ है तो वो एस्ट्रल है, रिलेटिंग टू स्टार्स और आउटर स्पेस। जैसे कि हम जब अपने घर बैठकर टेलीस्कोप में से देखेंगे सैटर्न को, यानी शनि ग्रह को, तो वो तारों के बीच में नज़र आएगा, तो वो हमारे लिए एक एस्ट्रल बॉडी भी हुई, ठीक है। डिवाइन क्या है, डिवाइन दैवी है, ईश्वरीय है। जब आप सेलेस्टियल की बात कर रहे हो तो वो एक अनरीचेबल सी जगह है ना, हम दूर से देख पाते हैं और वो भी कुछ यंत्रों की मदद से। और डिवाइन क्या है, डिवाइन हो गया भगवान जैसा, होली, तो वो चीज़ भी हमारे लिए नॉट रीचेबल है। तो एक तरह से इन सम वे, नॉट ऑल द टाइम्स, आप सेलेस्टियल और डिवाइन को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। कॉस्मिक क्या है, वो भी ब्रह्मांड से संबंधित कुछ है, वो है ब्रह्मांडीय, कॉस्मिक। आपने वर्ड सुना होगा कॉस्मॉस, कॉस्मॉस ब्रह्मांड के लिए, यूनिवर्स के लिए ही एक वर्ड है। तो कॉस्मिक हो गया जो यूनिवर्स से रिलेटेड है, ठीक है, कॉस्मिक। चलो, द एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी सेलेस्टियल बॉडी विद टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, खगोल शास्त्री जो हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। द सनसेट क्रिएटेड अ हेवनली व्यू ओवर द माउंटेन्स, बिल्कुल अलग है, इट्स नॉट एट ऑल रिलेटेड टू सेलेस्टियल, ये जो एग्जाम्पल है। एस्ट्रल फिनोमिना लाइक कॉमेट्स फैसिनेटेड एंशिएंट सिविलाइजेशन। एस्ट्रल फिनोमिना जो है, सितारों से संबंधित कोई फिनोमिना हो रहा है, जैसे कि कॉमेट्स आते हैं ना, पुच्छल तारा देखा है ना, वो एंशिएंट सिविलाइजेशंस को बहुत फैसिनेट करती थी। डिवाइन लाइट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज रिलीजियस टेक्स्ट। चलिए इसको भी छोड़ दीजिए, कुछ खास सेलेस्टियल से मिलता जुलता नहीं है। कॉस्मिक इवेंट्स इन्फ्लुएंस आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। कॉस्मिक इवेंट जो होते हैं ना, मतलब यूनिवर्स के अंदर होने वाली जो चीज़ें हैं, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स ब्रह्मांड बहुत एनहांस कर देती हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ दिन पहले नहीं, खैर अभी तो 4-5 साल हो गए इस बात को, फर्स्ट इमेज ऑफ अ ब्लैक होल अपीयर्ड ऑन द इंटरनेट। एकदम से वो फैल गई सारे में कि दिस इज़ हाउ अ ब्लैक होल लुक्स। ब्लैक होल जो होता है ना, अगर आप थोड़ा बहुत फिजिक्स जानते हो तो आप जानते होगे कि एक बिंदु है कहीं यूनिवर्स के अंदर जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो वो किस तरह का नज़र आता है उसे इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट वो इमेजिन भी कर चुके हैं और उसकी फ़ोटो भी खींच चुके हैं। तो जब वो आई थी ना इमेज, आई वॉज फैसिनेटेड बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स। तो पहली बार एक ब्लैक होल को देखा गया, तो उससे हमें क्या हुआ, हमारी अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स को लेकर काफ़ी बढ़ गई। पहली बार हमने एक ब्लैक होल देखा था। चलिए, काफ़ी हो गया यूनिवर्स के बारे में। आई एम क्वाइट क्यूरियस एंड वेरी इंट्रीग्ड इन द स्टडी ऑफ स्पेस एंड यूनिवर्स, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम ले गई इस स्लाइड पे। चलिए, ये आज का वैसे आखिरी वर्ड था। आई हैव डिसाइडेड टू कवर 20 वर्ड्स टुडे बिकॉज फेस्टिव सीजन चल रहा है, थोड़ा बहुत आई हैव वर्क लोड, अदर थिंग्स टू डू, सो क्लासेस को थोड़ा क्रिस्प रखते हैं।
और जल्दी ही मिलूँगी मैं आपसे कल। जैसे कि मैंने अनाउंसमेंट पहले ही बता दिया था कि 10 बजे क्लास हुआ करेगी सुबह, तो 10 बजे नहा धो के तैयार रहा कीजिए। vocab शाला चलाकर बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना। आई होप आपको भी अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है? और काम आ रही है वीडियोज़ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ठीक है? चलिए, कल तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। मेरा नाम वर्षा है। बाय बाय।